कल्पना कीजिए रात के 2 बजे हैं। अचानक आपके सीने में हल्की सी दर्द या चुभन महसूस होती है। आप उठ के बैठ जाते हैं। फिर आपका दिल तेज धड़कने लगता है। आप घबरा जाते हैं या डर जाते हैं, क्या हुआ? और आप तुरंत मोबाइल लेते हैं और गूगल सर्च करते हैं। स्क्रीन पर आप डालते हैं सीने में दर्द क्यों होता है। आपने टाइप कर दिया। कुछ ही क्षण बाद स्क्रीन पर आता है हार्ट अटैक, हृदय रोग, जानलेवा स्थिति। अब आपका डर पहले से कई गुना बढ़ जाता है। इतना डर बढ़ जाता है कि आपको फिर नींद ही नहीं आती है। आप जागे रह जाते हो और सुबह होते ही डॉक्टर के पास जाते हो। डॉक्टर से कंप्लेन करते हो क्या क्या सिम्टम्स हैं। डॉक्टर आपका ईसीजी करवाता है, सारे टेस्ट करवाता है, स्पेशलिस्ट के पास भेजता है। सारे रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट शाम तक आते हैं और सब नॉर्मल है। फिर डॉक्टर आपको समझाते हैं कि हो सकता है आप पर वर्कलोड बढ़ गया है, आप बहुत थक गए हैं, आराम की ज़रूरत है, किसी प्रकार का तनाव मत लीजिए, आप अच्छे हो जाएंगे। लेकिन उनकी ये बात आपको संतुष्ट नहीं कर पाती है। आपको लगता है कुछ ज़रूरी टेस्ट शायद छूट गए हैं, शायद मुझे और भी कुछ टेस्ट करवाना चाहिए। अगर ऐसा कुछ आपके साथ या आपके अपनों के साथ हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋचा पाठक और पॉजिटिव हेल्थ सेंटर में आपका मैं स्वागत करती हूँ। आज मेरी चर्चा का विषय है हर दर्द बीमारी नहीं होता। क्या होता है जब तकलीफ के बावजूद रिपोर्ट नॉर्मल आता है और आपको लगता है कि आप बहुत गंभीर रूप से बीमार हैं। कहीं ये हाइपोकॉन्ड्रोसिस तो नहीं? आइए इसी बात पे मैं एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ जिससे आपको और भी सहजता से समझ में आएगा। एक 34 साल का सफल इंजीनियर लड़का है रोहन। सब कुछ उसके लाइफ में बहुत अच्छा हो रहा है। एक दिन वो ऑफिस में काम कर रहा है। हल्का सा उसको चक्कर जैसा महसूस होता है, सिर भारी सा लगता है। फिर वो शाम में लौटता है और डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर ने देखा, उससे उसके वर्क प्लेस के बारे में, घर के माहौल के बारे में पूछा और पूछा कहीं कोई तनाव तो नहीं है, आपको ज़्यादा वर्कलोड तो नहीं बढ़ रहा है, आप आराम कर लीजिए। स्थिति बहुत गंभीर नहीं है क्योंकि आपके रिपोर्ट में मैंने चेक किया, सारे रिपोर्ट नॉर्मल आ रहे हैं, तो डरने वाली कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन डॉक्टर की ये बात सामान्य तौर पे जो हमें राहत देती है कि आपका रिपोर्ट नॉर्मल है, हम खुश हो जाते हैं। जो इस बीमारी से ग्रस्त होते हैं उन्हें खुशी या संतोष नहीं मिलता, वो असंतुष्ट हो जाते हैं। फिर उनके दिमाग में चलने लगता है कि कुछ और रिपोर्ट, कुछ और टेस्ट करवाना ज़रूरी है। लगता है मेरी जो समस्या है डॉक्टर समझ नहीं पा रहे हैं, कहीं मुझे डॉक्टर तो नहीं चेंज करना है। फिर वो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 डॉक्टर्स बदलते रहते हैं। सारे डॉक्टर्स देखते हैं, रिपोर्ट सब जगह नॉर्मल आता है। उसके हर नॉर्मल रिपोर्ट के बाद उसकी चिंता और भय निरंतर बढ़ती ही चली जा रही है। इससे क्या होता है, धीरे धीरे जो रोहन है वो लोगों से मिलना जुलना बंद करने लगता है। जो पहले बहुत ही सोशल लड़का था, अब धीरे धीरे लोगों से मिलना जुलना बंद कर देता है। बाहर घूमना फिरना उसका कम हो जाता है। यहाँ तक कि अब धीरे धीरे परिवार के लोगों के बीच बैठकर हंसना बोलना भी उसका कम होने लगता है। लोग अपने प्रिय मित्रों से भी उसका धीरे धीरे संपर्क छूटने लगता है। और वो जो है अब जो है बहुत ही 24 घंटे उसके दिमाग में, चाहे वो ऑफिस में हो या घर में हो या परिवार के बीच हो, उसको हमेशा लगते रहता है कि कोई मुझे गंभीर बीमारी तो नहीं हो गई, कहीं मुझे कोई गंभीर बीमारी हो तो नहीं जाएगी। यानी वो 24 आवर अपने शरीर और रोग के बारे में चिंता ही ग्रस्त नहीं होता बल्कि डरा हुआ भयभीत रहता है। यहीं से शुरू होती है हाइपोकॉन्ड्रोसिस की यात्रा, जिसे आज वर्तमान में कई हम लोग इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, व्यक्ति को बीमारी से अधिक बीमारी के होने का डर
बुरी तरह से बैडली डिस्टर्ब कर देता है और ये डिस्टर्बेंस उसके पूरी कार्य प्रणाली को बाधित करता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि दर्द वास्तविक हो सकता है, धड़कन का बढ़ना भी सही हो सकता है, लेकिन इन्हें लेकर जो उसके मन में डर बना हुआ है वो वास्तविक से कहीं अधिक बढ़कर होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? एक दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है ना कि आखिर ऐसा क्यों होता है। हमारा ब्रेन या मस्तिष्क जो है वो हमें सुरक्षित रखने के लिए ही बना है, लेकिन जब हमारी चिंता का स्तर बहुत अधिक हो जाता है तो वही मस्तिष्क हर सामान्य संकेत को भी हमारे लिए खतरा मानने लगता है। जैसे अगर हल्की सी थकान महसूस हो रही है तो लगता है कोई गंभीर बीमारी तो नहीं हो गई, सिर में दर्द होता है तो लगता है कहीं ब्रेन ट्यूमर तो नहीं है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है तो कहीं हार्ट अटैक तो नहीं है। तो इस तरह हर चीज़ का वर्स्ट सिचुएशन आप सोचने लगते हो। फिर यही सोच जो है इसका एक चक्र या एक साइकिल बन जाता है, यानी शरीर में हल्की सी अनुभूति होती है, उसके बाद डर के बाद गूगल सर्च के बाद चिंता का बढ़ना, उसके बाद आप चिंता के बढ़ने से फिर आप शरीर पर पहले से भी ध्यान देने लगते हो, एक एक सांस, एक एक चीज़ों पे कि ये भी यहाँ भी गड़बड़ है, यहाँ भी गड़बड़ है, सिर में दर्द है, कमजोरी महसूस हो रही है, नींद नहीं आ रही है, भूख नहीं लग रहा है, चेस्ट में पेन है। हर चीज़ें आपको नज़र आने लगती हैं। अपने शरीर पर ज़रूरत से ज़्यादा आपका ध्यान एक एक गतिविधियों पर कुछ भी हल्का सा भी हो रहा है जो आमतौर पे सबके साथ होता है, वो भी आपके लिए चिंता का विषय बन सकता है। और फिर शरीर पर जब ध्यान बहुत ज़्यादा बढ़ता है फिर डर और बढ़ जाता है और ये चक्र घूमता रहता है। नतीजा डॉक्टर पर डॉक्टर, ट्रीटमेंट पर ट्रीटमेंट बदलता रहता है। परिणाम क्या है? बैक टू स्क्वायर वन, आप वहीं के वहीं रहते हो। वो डर बल्कि पहले से और निरंतर बढ़ता ही चला जाता है। आखिर क्यों? एक ही सिचुएशन कुछ लोगों के लिए सामान्य होता है और दूसरे लोगों के लिए खतरनाक हो जाता है। कुछ लोग अधिक क्यों प्रभावित होते हैं? तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे कुछ लोगों पर ज़्यादा असर होता है, जैसे जिनके परिवार में किसी गंभीर बीमारी का एक्सपीरियंस रहा हो, यानी कोई बहुत क्रॉनिक डिजीज या बहुत जानलेवा बीमारी परिवार में किसी को रहा हो और उसको बहुत करीब से देखने का मौका मिला हो। और जब आप मानसिक रूप से बहुत कमजोरी की स्थिति में होते हैं या बहुत संवेदनशील स्थिति में होते हैं, बहुत तनावमय स्थिति में होते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके दिमाग में धीरे धीरे घर करने लगती हैं। जो बचपन से और स्वभाव से बहुत ही सेंसिटिव या संवेदनशील होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें के बारे में बहुत गंभीरता से सोचने की जिनकी आदत होती है, पर्सनैलिटी ट्रेट होता है, उनमें भी इस तरह की बीमारियों की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जो हर बात में सबसे बुरा क्या हो सकता है सोचने लगते हैं, यानी हर चीज़ में वर्स्ट कंडीशन तक वो चले जाते हैं। जिनमें ये आदत होती है उनमें बहुत सहजता से इस तरह की बीमारियां हो सकती हैं। या आजकल जो इंटरनेट का ज़माना है, पहले तो नहीं था, पहले मैगजीन पढ़ते थे, आर्टिकल्स पढ़ते थे और वो जो पढ़ते थे लगता था अरे ये तो सिम्टम मेरे में भी है, कहीं मुझे तो ये बीमारी नहीं, कहीं सर में दर्द हो रहा है तो मुझे ब्रेन ट्यूमर तो नहीं है, पेट में दर्द हो रहा है तो कहीं कैंसर तो नहीं है, जैसे मतलब एकदम वर्स्ट बीमारी जो आपकी बचने का चांस कम है, ऐसी चीज़ें एकदम एक्सट्रीम पे सोचने लगते थे। तो अब वो मैगजीन, इसका तो ज़माना गया, इंटरनेट का ज़माना है, तो जो घंटों इंटरनेट पर स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों की जानकारी पढ़ते रहते हैं, उनमें भी इसके होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे कंडीशन में परिवार अक्सर कहाँ गलती करता है ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं जब कोई आपके परिवार में ऐसा है, इस कैफियत से गुजर रहा है, तो बहुत कॉमन और जनरल सी बात जो हम लोग कह दिया करते हैं, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। जब डॉक्टर बोल देता है कि देखिए इसका स्ट्रेस से रिलेटेड है, ऐसा कुछ भी नहीं है, रिपोर्ट नॉर्मल आ गया है, तो वो बीमार है वो तो नहीं मानने को तैयार है कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन फैमिली मेम्बर समझ जाते हैं। अब उसको जो समझाते हैं, कहते हैं तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम बस वहम हो रहा है, तुम्हें इतना मत सोचा करो, निगेटिव मत सोचा करो। ये बातें जो आप बोलते हैं ये यहाँ गलती हो जाती है, क्योंकि ये बातें जो सुनने में बिल्कुल सामान्य और सरल सी बात लग रही है, ये पीड़ित को बहुत अकेलापन महसूस करा सकता है। वो सोच सकता है कि उसकी दर्द, उसकी तकलीफ को कोई समझ नहीं रहा है और लोग उसकी बातों का मजाक उड़ा रहे हैं। वो सच में उसे बीमारी है और लोग मानने को तैयार नहीं है कि बीमारी है, तो इसका और नकारात्मक प्रभाव उस पर पड़ेगा। ऐसे में क्या करना चाहिए? इस समय आवश्यकता होती है समझने की, समझने वाले कानों की। जो वो बोल रहा है उसकी बातों को सुनिए,
ताकि समझने वाले कान का मतलब है कि समझ कर उसकी बातों को समझने की कोशिश करिए जो उसने कहा है। धैर्य की बहुत ज़रूरत होती है, और अगर आपको लग रहा है मैनेज नहीं हो पा रहा है तो उसको उपचार की दिशा में बताएं। जैसे अभी हाल में ही मेरी एक मरीज है इस बीमारी की, तो उसके साथ उसके रिलेटिव्स आते हैं, उसके भाई बहन आते हैं, अब मेरे ही सामने करने लगते हैं। अगर वो थोड़ा सा सिर दर्द बोलती है, उसकी सिस्टर अरे बहुत ये तो बहुत परेशान थी मैम, इसको चक्कर आ रहा था, ये गिर रही थी, वो क्या, अगर वो 55% बोल रही तो 155% वो लोग बढ़ा कर बोलने लगते हैं। तो जो अगर परिवार वाले उसके साथ साथ इस तरह घबरा कर और बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे तो संभावनाएं बहुत कम होती हैं उसके ठीक होने की, और उसके अंदर के डर और भय को आप बढ़ा देते। तो इस तरह की चीज़ों को परिवार वालों को समझना होगा, क्योंकि अभी वो कंडीशन में नहीं है समझने की कि क्या करना है। तो क्या ये ठीक हो सकता है? दिमाग में एक क्वेश्चन उठता है कि अगर किसी को ये समस्या है तो क्या ये ठीक हो सकता है? हाँ, बिल्कुल ठीक हो सकता है, और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये बिल्कुल ठीक हो सकता है, क्योंकि हाइपोकॉन्ड्रिसिस जो है इसका प्रभाव, इसका ये जो बीमारी है इसका प्रभाव बहुत ही खतरनाक पड़ता है हम पर, लेकिन इसका बहुत प्रभावशाली और सफल इलाज संभव है और लोग बिल्कुल अच्छे हो जाते हैं। विशेषज्ञ जो साइकोलॉजिस्ट हैं आप उनके पास जाइए। सीबीटी और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी इसमें बहुत ही फ्रूटफुल होता है, तो वो थेरेपी बहुत ही कारगर साबित होगा। उनको काउंसलिंग कराइए, लेकिन ये सारी चीज़ों को करने के बाद अगर उन्हें फ़ायदा नहीं होता है तो कई बार इसमें साइकोथेरेपी विथ मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव रहता है। कुछ सरल उपाय, जब स्थिति वर्स्ट हो जाती है तो हम साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर के पास जाते हैं, लेकिन जब आप खुद से मैनेज कर सकते हो उस वक्त क्या करना है, तो कुछ मैं प्रैक्टिकल प्रैक्टिस आपको बताती हूँ 4-5, उसको कीजिए और आपको फ़ायदा होगा। जैसे पहली बात, हर लक्षण जब भी आपको जैसे सिर में दर्द हुआ और आपको लगने लगा कि आपको ब्रेन ट्यूमर हो रहा है, इस तरह की भावना आई, तो आपको उस समय ये सोचना है कि ये जो लक्षण है, सबसे बुरा अर्थ जो मैं निकाल रहा हूँ या मैं निकाल रही हूँ, कि आपको अपने आप से पूछना है कि क्या इसका कोई साधारण सा कारण नहीं हो सकता है? हो सकता है ठीक से नींद नहीं आई हो सकता है बहुत अधिक गर्मी है इस वजह से सर दर्द हो रहा हो, तो या साइनसाइटिस की वजह से हो रहा हो, तो बहुत सारे कारण नॉर्मल हो सकते हैं। तो जब आप गंभीर और बहुत ही जानलेवा चीज़ों को सोचते हैं तो उस समय अपने आप से सवाल कीजिए कि उसके जगह कोई सामान्य सा कारण भी तो हो सकता है, आपको जवाब जरूर मिलेगा। गूगल पर बार बार सर्च करने की अगर आदत है तो उसको तुरंत बंद करिए, क्योंकि इतना ही आसान होता मेडिकल साइंस, तो डॉक्टर्स इतने इतने साल पढ़कर ऐसे ही थोड़ी समय बर्बाद करते हैं कि गूगल में पढ़ लिया और आपको पता चल गया कि आपको क्या है। ये काम डॉक्टर्स का है, डॉक्टर्स पे छोड़ दीजिए। उसके अलावा पर डे मिनिमम 10 to 15 मिनट्स यानी 10-15 मिनट ऐसा हो जिसमें आप कुछ एक्सरसाइज कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, जिसके लिए 4-7-8 बहुत अच्छा है। 4 काउंट करते हुए सांस खींचना है नाक से, 7 तक होल्ड करना है और 8 काउंट करने तक धीरे धीरे फूंक मारने की तरह सांस छोड़नी है। इसको कम से कम 5 बार लगातार कीजिए, या फिर माइंडफुलनेस मेडिटेशन रेगुलर कीजिए, बहुत फायदेमंद होता है। उसके अलावा एक और बहुत ही सरल और अच्छा उपाय है कि जब भी आप बहुत चिंता में हैं, बहुत परेशान हैं और वर्स्ट चीज़ें सोच रहे हैं कि कहीं कैंसर तो नहीं हो गया, कहीं ब्रेन ट्यूमर तो नहीं हो गया, इस तरह की जब विचार आ रहे हैं उसको डायरी में लिखनी शुरू कीजिए और फिर चेक कीजिए कि जो आपने वर्स्ट बातें जो सोची थी, जो थॉट्स आए थे, वो उसमें कितनी सच्चाई है। आपको पता चलेगा कि ये सिर्फ आपके दिमाग की सोच है, हकीकत से काफ़ी दूर है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो अपने आप इन कठिन सिचुएशन से अपने आप को निकाल सकते हो। अगर इन उपायों के बावजूद स्वास्थ्य संबंधी बीमारी की या स्वास्थ्य या बीमारी संबंधी चिंता आपके दिलो दिमाग पे 24 घंटे छाई हुई है और लगातार ये सोच और ये डर जो है वो आपके काम को प्रभावित कर रहा है, आपके परिवार के साथ आपके संबंध को प्रभावित कर रहा है, आपकी क्वालिटी ऑफ टाइम को इफेक्ट कर रहा है, तो बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप स्पेशलिस्ट से मिलिए, साइकोलॉजिस्ट से मिलिए, थेरेपी के सेशंस लीजिए, आप बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे। दोस्तों, शरीर को देखकर घबरा जाते हैं, शरीर की बीमारी को देखकर जो हम घबरा जाते हैं, इस आदत को बदलना बहुत आसान है, क्योंकि ये बात
हमेशा ध्यान में रखिए, जिस तरह शरीर की देखभाल जरूरी है उसी तरह मन की देखभाल जरूरी है। और जब मन आहत होता है, मन थक जाता है, मन दुखी हो जाता है, मन असफल हो जाता है, तभी इस तरह के नकारात्मक सोच हम पर हावी होते हैं। तो तन की देखभाल के साथ साथ अपने मन की देखभाल कीजिए। हर वो काम कीजिए जिससे आपको खुशी मिलती है, जिससे आपको तनाव कम होता है, जिससे आपके अंदर अस्थायित्व, पॉजिटिव इमोशन के भाव आते हैं, यानी सकारात्मक भाव आते हैं, खुशी के भाव आते हैं, आशावाद, अपने आप पे भरोसा। वही चीज़ों को कीजिए, वैसे ही लोगों से मिलिए। जो लोग आपके अंदर नकारात्मकता लाते हैं, आपके अंदर के आत्मविश्वास को कम करते हैं, ऐसे लोगों से बचिए। तो ये कुछ उपाय हैं जिसके द्वारा हम बड़े ही सहजता से इस बीमारी से निकल सकते हैं, जो तकलीफ तो शरीर में देता है लेकिन उसकी जड़ यहाँ पे है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत जल्दी मैं फिर नए किसी टॉपिक को लेकर आऊंगी। तब तक के लिए अनुमति चाहती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।